बचने के लिए इनके इर्द गिर्द भी चक्रव्यूह रचना होगा। गोविंद अपनी लाइफ में चाहे कैसा भी था, लेकिन हमारे लिए ये सिर्फ मर्डर केस है। हमें गोविंद के कातिल तक पहुंचना ही है, चाहे वो फिर एक है या फिर एक से ज्यादा। जी कहिए। सोनाली बेचारे आपकी बेटी है? हाँ, पर क्या बात है? बुलाइए उसे। अभी कॉलेज में हूँ, लेक्चर्स है मेरे। 3-3:30 बजे खत्म होगा, उसके बाद जहाँ कहेंगे वहाँ आ सकती हूँ। ठीक है, 3:45 तक पहुँच जाना। तुम्हारे कॉलेज के पास ही है कस्तूरी मार्ग पुलिस स्टेशन। 15 मिनट काफी है। 4 भी बज सकते हैं, फिक्स टाइम नहीं बता सकती। जैसे ही कॉलेज खत्म होगा वैसे ही आ जाऊंगी। आपकी बेटी हमेशा ही गुस्से में रहती है। उसके पापा की डेथ का बहुत गहरा असर हुआ है, वो ये सब भूल नहीं पा रही है। उसने गोविंद देसाई से बदला लिया, उसे मरवा के। जो शक अपने साथ लेकर आए हैं यहाँ पर, क्या वो मेरे बोलने से मिट जाएगा? स्टेला थॉमस या स्टेला गौरी थॉमस, जो भी नाम है तुम्हारा, तुमसे मैं सिर्फ एक सवाल करूं, और अगर इस सवाल का जवाब मुझे अच्छा नहीं लगा ना, तो अगला सवाल तुमसे नहीं, तुम्हारी बेटी जेनी से हो। बच्ची है जेनी, अभी क्या बताएगी आपको? और अगर आपको मुझसे जवाब नहीं मिला ना, तो वो भी कुछ नहीं बता पाएगी। सब तो बता चुकी हूँ। और क्या पूछना है आपने? कुछ नहीं है मेरे पास और भी बताने के लिए। प्रकाश और संजय स्टेला, प्रकाश और संजय का है स्टेला। मेरा सवाल ये है, वहीनी ने इसलिए बुलाया था क्योंकि मैं गोविंद भाऊ का काम जानता हूँ। उन्हें हेल्प चाहिए थी काम संभालने के लिए। और पायल को तुम दोनों के रिलेशनशिप के लिए भी मान गई वो? कोई रिलेशनशिप नहीं है, हम सिर्फ दोस्त हैं। गोविंद ने तुझे काम से इसीलिए निकाला था ना क्योंकि उसे पता चल गया था तेरे और पायल के बारे में। सर, ये आपकी मनगढ़ंत कहानियां हैं, असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं था। सुजाता जी, क्या आपकी बेटी और आपके पति के पुराने वर्कर लक्ष्मण के बीच में कुछ था? कैसी बेतुकी बातें कर रहे हो? सीधे मुद्दे पे आइए ना, क्या पूछना चाहते हैं आप? आपके पति के मर्डर के बारे में बात करनी। तो सीधे उसी पे आइए ना। मेरी बेटी का क्या ताल्लुक है? जब तक हमें अक्यूज मिल नहीं जाता, कोई भी हमारे शक के दायरे से बाहर नहीं। कुछ नहीं है मेरी बेटी और उस लक्ष्मण के बीच में। अब आप सोचेंगे मेरे और लक्ष्मण के बीच कुछ है। देखिए इंस्पेक्टर, आपको जो भी पूछना है ना, सीधे सीधे पूछिए। मैंने ना सिर्फ अपना पति खोया है, बल्कि अब इस बात का भी एहसास हो रहा है कि मैं एक ऐसे पति के साथ रह रही थी जिसकी हमारे अलावा भी एक अलग जिंदगी थी, जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं। अब पता है तो सिर्फ इतना कि मुझे मेरी बेटी और काम दोनों को संभालना है। चलिए सीधा मुद्दे पे आते हैं। क्या आपकी बेटी ने लक्ष्मण की मदद से आपके पति की हत्या करवाई? मैंने आपसे कहा ना कि नहीं जानती मैं, और मैं ये भी नहीं जानती कि आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है। अगर आपको लगता है तो आप पता कराइए ना। मैं अपनी बेटी से ऐसे सवाल नहीं पूछने वाली। क्यों? डर है आपको? इसका जवाब आप पहले से जानते होंगे। नहीं जानती मैं, और ना ही मैंने उससे ये पूछा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ कर सकती है। प्रकाश और संजय के साथ क्या हुआ मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ मैडम, उन दोनों की छेड़छाड़ से बहुत परेशान थी। धमकी दी थी दोनों ने, मेरी बेटी पे एसिड फेंक देंगे। माँ हूँ मैं उसकी, ऐसे तो नहीं बैठ सकती थी ना। उन दोनों को समझाने के लिए मैंने हेल्प ली थी किसी की। ऐसी कौन सी हेल्प की किसी ने कि उसके बाद से उन दोनों लफंगों को कुछ पता ही नहीं चल रहा है, सीधा गायब ही हो गए? कौन था वो भला मानस? मेरे पति का दोस्त। कोई नाम? योगेश, योगेश सिंह नाम है उसका। कौन है योगेश सिंह, और क्या किया इसने इन दोनों लड़कों के साथ? मुझे नहीं पता उसने उन दोनों के साथ क्या किया, मैं बता रही हूँ, मैंने सिर्फ हेल्प मांगी थी उससे। कौन है योगेश सिंह? मैडम, मैं आपको योगेश का नंबर दे देती हूँ, आप खुद बात कर लीजिए उससे। मुझे बस उसने इतना बोला था कि उसने दोनों को समझा दिया है और वो कभी भी मेरी बेटी को परेशान नहीं करेंगे, बस इतना था। ऐसे कौन से तरीके से बात की योगेश ने उन दोनों बदमाशों से कि उसकी बात ही मान गए? इधर हमको देख लो, जब तक 4 डंडे नहीं पड़ते कोई क्रिमिनल बात ही नहीं सुनता। अब मैं आपको नंबर तो दे रही हूँ ना, आप खुद बात कर लीजिए। बात तो मैं कर ही लूंगी, पर तुम मेरी एक बात सुनो। कहीं से भी अगर मुझे पता चला कि तुम इन मर्डर्स में शामिल हो, तुमने उस प्रकाश और संजय को मरवाया, तुम अपना नाम तक भूल जाओगी कि तुम्हारा नाम गौरी है या स्टेला।
सोनाली बेचारे को तू जानता था, ये बात तूने हमसे पहले क्यों नहीं बताई? सर याद नहीं था, ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं मैं। सर 6 महीने में गोविंद भाऊ के घर एक ही बार गया हूं, गोविंद भाऊ की मौत के बाद सर। मर्डर बोल लक्ष्मण, मर्डर। हाँ सर, मर्डर के बाद गया भी था सर वहां पे, तो उस फैमिली से मिलने के लिए, क्योंकि बस फैमिली को जानता हूं सर। सर मैंने आपको बोला ना, किसी लेनदार का काम है सर। आप किसी लेनदार का कॉलर पकड़िए ना सर। आपने भी वो सुपारी वाला पकड़ा ना सर, रतन देशमानी। सर ऐसे ही अगर आप किसी लेनदार को पकड़ेंगे ना तो आपको मर्डर भी मिल जाएगा सर। 3 साल पहले मैं उनके यहाँ काम करने गया था, तभी मेरी पायल से दोस्ती हो गई थी। उसके बाद मैंने वहां से काम छोड़ दिया। उसके बाद भी मेरी पायल से बात होती, वही से बात होती थी सर। हमारा फैमिली रिलेशन था सर। फिर उसके बाद उसकी फैमिली में हादसा हो गया सर। पायल दुखी थी, उसे रोने के लिए कंधा चाहिए था सर। तो तूने अपना कंधा आगे कर दिया। तोड़ देंगे तेरे दोनों कंधे हम, कभी बोझ उठाने के लायक नहीं रहेगा लक्ष्मण। सीधे सीधे बोल, स्टेला गौरी थॉमस कैसे आई पिक्चर में? सोनाली बेचारे के साथ मिलकर पायल को भरोसे में लेकर क्या प्लान बनाया तूने? और वो 2 लोग कौन थे जिन्होंने 19 वार किए गोविंद पर? सर कोई नहीं मिल रहा है ना सर, मुझे ही फंसा दो सर। सर लिख दो एफआईआर मेरे नाम पे, डाल दो मुझे सर जेल में। सर मैं खुद ही चला जाता हूँ सर जेल में। ये होशियारी ना बाहर जाके दिखाना, यहाँ पर नहीं चलने वाली है, समझा? सर मैं तो बलि का बकरा बन के रह गया हूँ। इधर आप लोग मुझे काटना चाहते हैं, उधर सर पायल भी मुझ पर डाउट करने लगी है। सर कैसे सबको विश्वास दिलाऊंगा? सच सच बता लक्ष्मण, पापा को तूने मरवाया है? पुलिस वाले शक करते हैं, समझ में आता है, पर तुम भी? माँ की हालत अब देखी नहीं जाती लक्ष्मण, वो बिल्कुल टूट गई हैं। लोग पापा के बारे में पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं, बहुत तकलीफ होती है उन्हें, और हम सोच भी नहीं सकते कि उन्होंने क्या क्या झेला है। लोग जो बातें कर रहे हैं ना, सब सच है। और एक सच ये भी है, मैंने सोनाली के फादर को धमकी दी थी। देख लक्ष्मण, थोड़ी हेल्प कर दे, मैं बहुत परेशानी में हूँ। देख थोड़ा समझ के एडजस्ट कर देना। हाँ? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस घर के लिए मैं पैसे लगा रहा हूँ उसका बिल्डर वो पैसे लेके भाग जाएगा। अब आपने गलत जगह दांव खेला, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। अगर इस बार पैसे नहीं आए ना तो आपका नंबर जाएगा सीधा वसूली एजेंट के पास। आपको पता है ना कैसे वसूल करते हैं? सीधा आपके घर आएंगे, और आपको पता है उनके तौर तरीके कैसे होते हैं। लक्ष्मण ऐसा मत कर, मेरी बात सुन। देख मैं फैमिली वाला आदमी हूँ, एक बेटी है मेरी घर में। ये सब मुझको मत बताओ भाव, इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा काम है कलेक्शन करना। अगर मेरे रजिस्टर में आपकी एंट्री नहीं हुई ना तो आपकी रिपोर्ट जाएगी सीधा गोविंद भाऊ के पास, और वो क्या करेंगे ये मैं नहीं जानता। विनोद भाव ने सुसाइड किया, ये सुनकर हिल गया था मैं। 2-4 दिन तक तो मुझे नींद ही नहीं आई, उसका चेहरा मेरे सामने रहता था। अकेले में तो ये सोचने लगा था कि भाई उनकी मौत का जिम्मेदार आप बताइए, गोविंद भाव को कैसे मार सकता? कमाल का इमोशनल खिलाड़ी है तो। प्लान में शामिल करने के लिए सोनाली को भी ऐसे ही तैयार किया था क्या? हेलो, सुन पायल, मेरी पूछताछ हो गई, मैंने अंदर सोनाली को देखा। अब तेरा नंबर आएगा, तैयार है। लक्ष्मण कुछ बता, मुझसे क्या पूछेंगे? शांत रहे, मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, उसके बाद आके तुझसे मिलता हूँ, सब बताता हूँ। गणेश योगेश सिंह नाम है बंदे का। स्टेला ने इसी की मदद दी थी प्रकाश और संजय को समझाने के लिए। तो जानता किसी योगेश को? योगेश सिंह? ये वो मांड वाली उस्ताद योगेश सिंह है क्या मैडम? अबे तो पूछ रहा बता रहा है। मुझे पता होता तुझे यहाँ गप्पे मारने के लिए बुलाती मैं। पता कर कौन है योगेश सिंह। मैडम एक योगेश सिंह को तो मैं जानता हूँ, मांड वाली उस्ताद हो। अपने ठाकुर बावड़ी थाने में कई केसेस हैं इसके नाम पर। अपनी शर्तों पे हर तरीके के मैटर सुलटाता ही यार। इसके नाम पर 2-3 हाफ मर्डर भी है मैडम। गणेश ये बंदा मुझे आज के आज मेरे टेबल के सामने चाहिए। और ये नंबर ले, स्टेला ने दिया है। फिलहाल ये नंबर बंद आ रहा है, लेकिन गणेश तो इसे हाजिर कर। मैं पूरा यकीन है कि गोविंद देसाई के मर्डर में इसी का हाथ है। और कितना वेट करना होगा सर? 4 बजे बोला था टाइम पर आप, 4:45 हो रहा। टाइम वेस्ट करने के लिए आपके पास होगा, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अंदर आ जाओ, केबिन में बात करो। आ जाओ, बैठो सोनाली। ऑलरेडी 45 मिनट से बैठी ही थी। जो पूछना है जल्दी पूछिए। काफी गुस्से में रहती हो तुम। तुम्हारे प्रोफेसर निरंजन वैद्य ने हमें बताया कि कोई फ्रस्ट्रेशन है तुम्हारे। सही कहा? आप इसे सिर्फ फ्रस्ट्रेशन नहीं बोल सकते। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि वो बहुत ही सेंसिटिव लड़की है। क्या उसने कभी किसी मर्डर की बात की? आर्ग्यूमेंट्स की थी गोविंद देसाई के मर्डर के केस के बारे में। वो अखबार के कुछ क्लिपिंग्स भी लेकर आई। देखो सोनाली, हम समझ सकते हैं तुम्हारे फादर के साथ जो हुआ वो अनफॉर्चुनेट था। मर्डर था सर, वो कोई दुर्भाग्य नहीं था।
पहले से तय की गई हत्या। मेरे पापा ने सुसाइड नहीं किया है। इनकी बॉडी से हमें पॉइजन के ट्रेसेस मिले हैं, इसके अलावा और कोई बात सामने नहीं आई। देशमुख सर मर्डर है ये, मजबूर किया जा रहा था उन्हें। गोविंद देसाई ने सुसाइड करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं छोड़ा था उनके सामने। जो हमें पता चला है उसके हिसाब से तुम्हारे पापा ने लोन लिया था जिसे वो वापस नहीं कर पा रहे थे और उन्होंने ये कदम उठाया। और आपको ये नहीं पता चला कि उनको पैसों के लिए सताया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था? सर सुसाइड करने के लिए मजबूर किया जा रहा था उन्हें। ये बात सिर्फ तुम कह रही हो सोनाली, इसका कोई प्रूफ नहीं है, न तुम्हारे पास न मेरे पास। पर सर प्लीज, सर एक बार मेरी बात तो सुनिए। आप क्यों नहीं सोनाली, मैंने तुम्हारे स्टेटमेंट के बेस पर गोविंद देसाई से पूछताछ की, पर उसने तुम्हारे पापा पर किसी भी तरह का कोई भी प्रेशर देने से साफ इनकार किया। कोई खुद थोड़ी ना बोलता है सर कि उसने मर्डर किया है, तो वो गोविंद देसाई बोलेगा क्या कि उसने मेरे पापा को धमकी दी थी? या आपको उसके मुंह से निकलवाना होगा सर? किस बेस पे करूं ये मैं? क्या तुम्हारे पापा ने कोई सुसाइड नोट छोड़ा है? उन्होंने लिखा है कि ये बंदा मुझे धमका रहा था? देखो सोनाली, मैं तुमसे रूड नहीं होना चाहता, सच ये है कि तुम्हारे पापा की केस की फाइल बंद हो चुकी है। तो तुमने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए किया? कर्मा सर, उसके कर्मों ने किया है, वो कोई हिसाब बकाया नहीं छोड़ते। अच्छा, कर्मा। और यही कर्मा अगर तुम्हें आईना दिखाए तो? आप बताइए सर, लोन की जरूरत किसे होती है? जिसके पास पैसे नहीं है उसे। अब जिसके पास पैसे ही नहीं है तो कोई बैंक उसे लोन भी नहीं देती। क्यों नहीं देती? डर होता है कि वो पैसे वापस कर भी पाएगा या नहीं। फिर ऐसे आदमी गोविंद देसाई जैसे ब्याजखोरों के पास जाते हैं जो उसका खून चूस लेते हैं। बैंक इन जरूरतमंद लोगों को लोन नहीं देती है, बल्कि वो तो उन्हें पैसे बांटती है जिनके अकाउंट में पहले से ही लाखों करोड़ों पड़े हुए हैं। आम आदमी का प्रपोजल फेंक दिया जाता है, पर अमीरों के प्रपोजल पर जी खोल कर लुटाया जाता है। कभी प्लेन खरीदने के लिए पैसे दिए जाते हैं, तो कभी बिजनेस के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर लीज पर लेने के लिए। पर असल में क्या होता है? उनका सारा बिजनेस ठप हो जाता है और सारे पैसे छूमंतर। जब तक ये बात किसी को पता चलती है तब तक वो अमीर लोग अपने रईसी के दम पर किसी और कंट्री का सिटीजनशिप ले चुके होते हैं। कानून और सरकार दोनों की पहुंच से दूर हो जाते हैं। कभी पकड़े भी गए तो सारी सुविधाएं दी जाती हैं उनको जेल में, लेकिन आम आदमी को मिलती है सिर्फ धमकियां, डर और जिल्लत। मेरे पापा को भी मिली, इतना सताया गया कि उनको जान देना आसान लगा। क्या ये हत्या नहीं थी? सोनाली, मैं तुम्हारा प्रोफेसर नहीं और ना ही कोई अर्थशास्त्री जो तुमसे बहस करूं इस बारे में। गोविंद देसाई की मर्डर के लिए पूछताछ हो रही है और हमें पूरा यकीन है तुम्ही ने करवाया। तो फिर इस पूछताछ के लिए आपने तैयारी भी की होगी, फोन रिकॉर्ड्स निकलवाए। तो यहाँ तक तैयारी की थी तुमने कि फोन में कुछ नहीं मिलेगा? ये आपका काम है, आप पता करिए। मैं थोड़ी ना कुछ बताऊंगी। क्या करेंगे? धमकी देंगे, थर्ड डिग्री यूज करेंगे। सोनाली, कौन था तुम्हारे साथ? स्टेला गौरी थॉमस या फिर तुम्हारे पापा को धमकी देने वाला गोविंद का एक्स एम्प्लॉई लक्ष्मण दियोदर? किसका इस्तेमाल किया तुमने? और गोविंद पर 19 बार चाकू घोंपने वाले वो दो लोग कौन थे? कौन तुम लोग? स्टेला गौरी थॉमस या लक्ष्मण दियोदर, इन दोनों में से किसने आपको मेरा नाम बताया? उसी से पूछ लीजिए कि कैसे इस्तेमाल हो गए थे वो, और गोविंद देसाई को मारने में क्या रोल था मेरा। ये बेहतर तरीका होगा ना मुझे फंसाने का, नहीं? तुम्हें क्या लगता है तुमने अपने किए पे पर्दा डाल दिया? नहीं सर, अभी भी लूपहोल है, वो आप पता कर लीजिए उसे। तो अब मैं जाऊं या और कुछ पूछना है आपको? कुछ नहीं, जा सकती हो। वैसे सोनाली, मुझे पूरा यकीन है तुम्हारे पापा को लोन लेने से पहले सही गलत का अंदाजा तो होगा। जिस तरह से उन्होंने पैसे लिए थे उसी तरह से उनको पैसे वापस कर देने चाहिए। सही आदमी यही करता है। गोविंद देसाई चाहे कैसा भी आदमी, लेकिन तुम्हारे पापा ने पुलिस से मदद लिए बगैर ही इतना बड़ा कदम उठा लिया। क्यों? क्या करते वो? धमकाया जा रहा था उन्हें। तो उन्हें पुलिस के पास जाना चाहिए था, मदद मांगनी चाहिए थी पुलिस से, और उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया खुद ही, बिना पुलिस से मदद मांगे। उनका सांस लेना तक मुश्किल हो गया था। जो उनके साथ हो रहा था सिर्फ मैं देख सकती थी, मेरी माँ देख सकती थी।
तुम देख सकती थी, तुम्हारी माँ देख सकती थी, तो फिर तुम दोनों ने उन्हें बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? क्यों नहीं गई पुलिस के पास? क्यों नहीं मांगी पुलिस से मदद? सही कदम उठाने के बजाय तुम गोविंद देसाई के पास गए और अपनी ये बकवास में उन लोगों के लिए बचा के रखना जो लोन लेकर भाग जाते हैं। यहाँ आज भी 99% लोग मुसीबत में भी दिया हुआ कर्जा वापस करते हैं। अगर तुमने गोविंद को मारा है वो तो हम पता कर ही लेंगे, लेकिन उसके बाद तुम्हारी खैर नहीं। देखो सोनाली, अभी भी वक्त है, बोल दो सच। तुमने अपने पापा का बदला लिया है ना? तुम्ही ने करवाया ना ये? अभी तो आपने बोला कि पता कर लेंगे, तो कर लीजिए ना पता। सोनाली, 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 क्या हुआ बेटा? सोनाली, दरवाजा खोलो। सोनाली बेचारे ने पुलिस को जो चैलेंज दिया था, उसके फोन रिकॉर्ड्स उससे बिल्कुल उलट थे और उससे कुछ हैरत अंगेज चीजें बाहर आने वाली थी। गोविंद की वाइफ सुजाता और उसके पुराने वर्कर लक्ष्मण के उसका बिजनेस संभालते ही कुछ संदिग्ध चीजें होने लगी थी। जेनी को छेड़ने वाले आवारा लड़कों प्रकाश और संजय के साथ क्या हुआ था, इसका भी पता चलने वाला था। बंद कर इसको। नमस्कार मैडम। नमस्कार। सुना कि आपकी खबरी मेरे बारे में पूछताछ कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आप इतना तकलीफ क्यों ले, मेरे को फ़ोन मार देते, मैं हाजिर हो जाता आपके सामने। है कौन तू? योगेश सिंह, लोग प्यार से मेरे को मांडवाली उस्ताद भी बोलते हैं। स्टेला बता रही थी कि मेरे बारे में कुछ पूछ रहे थे आप। तो अच्छा, तो तू है जो स्टेला गौरी थॉमस के इशारों पे नाचता है? अरे मैडम, वो मेरे दोस्त की वाइफ है, उसका पति जॉन मेरा खास दोस्त था। संजय और प्रकाश को मार के कहाँ फेंका तूने? और गोविंद देसाई को किसके कहने पे मारा? स्टेला के कहने पे। तुझे क्या लगा तू पकड़ा नहीं जाएगा? प्रकाश और संजय मच्छर है मैडम, छोटे मोटे टपूरी। स्टेला ने अपने को बोला कि वो लोग जेनी को छेड़ते हैं, मुझसे मदद मांगा, तो मैंने उन दोनों को समझा दी। गलती हो गई, नहीं रे, बॉडी मिलनी चाहिए, नहीं तो कोई डरेगा नहीं। बिल्डिंग से नीचे धक्का दे देने का, डर के सुसाइड किया ऐसा लगना चाहिए। भाऊ नहीं, भाऊ आज के बाद कभी जेनी को नहीं छेड़ेंगे, भाऊ उस गली में नहीं, उस गली में कभी नहीं जाऊंगा। भाऊ उसके पैर पकड़ के माफी मांग लेंगे, उसको बहन बना लेंगे। भाऊ बस माफ कर दो एक बार, भाऊ प्लीज। भाऊ मर्डर वर्डर नहीं किया मैडम, खाली एरिया छोड़ के जाने को बोला बस। वो क्या बोलते हैं आप लोग, तड़ी पार, वही की। अबे गुंडे, टांगे तोड़ के ना हाथ में दे दूंगी अगर पता चला कि कुछ हुआ है संजय प्रकाश को। अभी बता कहाँ है वो दोनों? कुछ नहीं किया है मैंने मैडम, वो लफंडर लोग हैं, पी खा के पड़े होंगे किधर भी, अभी मैं उनके पीछे पीछे थोड़ी घूमता। योगेश, तुझसे ये पूछा है कहाँ मार के फेंका है तूने उन दोनों को? अरे मैडम कहीं नहीं, मैंने कहीं नहीं मारा उनको, आप फालतू में परेशान हो रहे हो। मैं तो मांडवाली करवाता हूँ, मर्डर वर्डर मैं नहीं करता है। ठीक है, अगर संजय और प्रकाश जिंदा हैं तो मेरी टेबल के सामने चाहिए, और वो दोनों बंदे भी चाहिए जिसको तूने भेजा था गोविंद देसाई को मारने के लिए। मैडम ये गोविंद देसाई कौन है? वो स्टेला बोल रही थी कि आप लोग उससे पूछताछ कर रहे थे उसके बारे में। उस बेचारी को क्या मालूम, उसने किसी से लोन लिया, अभी वो वापस लेने से पहले ही चला गया। तो मतलब स्टेला ने सुपारी लोन के पैसे से दी? अरे मैडम उसको क्या जरूरत है ये सब करने की? वो बेचारी अकेली औरत कामकाज करके अपनी बेटी जेनी को पढ़ा रही है। अब ताई को उसको ये बेकार के मर्डर वर्डर के लफड़े में घसीट रहे हो। आपको प्रकाश और संजय को देखने हैं तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने लोगों को बोलता हूँ कि उन दोनों को पता लगा। एक हफ्ते का टाइम दो मेरे को, ये दोनों लुक्खे और गोविंद देसाई का मर्डर करने वाला आपके सामने होंगे। चल ठीक है, दिया तुझे मैंने एक हफ्ता, लेकिन इस पूरे एक हफ्ते सुबह 10 बजे तेरी हाजिरी चाहिए मुझे इस थाने में। आऊंगा ना मैडम, आऊंगा, पर वो स्टेला को ना परेशान नहीं करने का। क्या है, उसकी लाइफ में पहले ही बहुत तकलीफ है। क्या बोला वो कि स्टेला को परेशान मत करो? अब ये 2 कौड़ी का गुंडे हमें बताएंगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। सर, गलती करने का एक मौका दिया है उसको। मुझे पूरा डाउट है कि संजय और प्रकाश को उसने मरवा दिया। इसके पीछे मैंने अपने आदमी लगवाए हैं।
सर अगर इसने हड़बड़ाहट में एक भी गलती की तो संजय और प्रकाश को गायब करवाने और गोविंद देसाई के मर्डर में इसका कनेक्शन सामने आ जाएगा। स्टेला पर भी नजर है हमारी, वो एक अहम कड़ी है इस केस में। कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रकाश और संजय गोविंद के रिकवरी एजेंट थे? ऐसा तो कुछ सामने नहीं आया सर। गोविंद देसाई के कॉल रिकॉर्ड में भी ऐसा नहीं मिला है और लक्ष्मण भी मना कर रहा है। सर लक्ष्मण और पायल तो लगातार कांटेक्ट में, लेकिन ना इन दोनों का सोनाली के साथ कोई कनेक्शन मिल रहा है और ना इन तीनों का स्टेला गौरी थॉमस के साथ कोई कनेक्शन सामने आ रहा है। सुजाता का कोई कनेक्शन स्टेला गौरी थॉमस के साथ? नहीं सर, लेकिन सोनाली के कॉल रिकॉर्ड्स में एक बात बड़ी अजीब है जो सामने आई। जिस दिन गोविंद का मर्डर हुआ यानी 17 जुलाई को, उस दिन सोनाली के फोन पर ना कोई कॉल आया और ना ही गया। माँ मैं जा रही हूँ। ठीक है बेटा। जब फोन ऑफ हुआ तो लास्ट लोकेशन उसका घर का एरिया दिखा रहा था और जब ऑन हुआ तो भी एरिया उसका घर का ही था। और रिकॉर्ड से कोई नंबर मिला? नहीं सर, या तो उसकी बात उसकी माँ से होती है या फिर उसके कॉलेज के प्रोफेसर निरंजन से। काफी शातिर लड़की है सर। आप ही बता रहे थे कि कॉल रिकॉर्ड निकलवाने के बारे में खुद ही बोल रही थी, तो मुझे ऐसा लगता है इसने फोन यूज ही नहीं किया होगा। नैना, सोनाली तुम्हारी जिम्मेदारी है, कैसे भी करके लिंक पता करो। देखो दूसरी तरफ लाइन कहाँ जुड़ी है इसकी और किसकी हेल्प ले रही है। जी सर। अंदर आ जाओ सर। हाँ आजा पीटर। साहब, ये गोविंद के जाने के बाद उसके धंधे में कोई तो बहुत बड़ा डिस्काउंट स्कीम चल रहा लगता है। क्या चल रहा है बता? उसकी बीवी सुजाता लोगों की लोन माफ कर रही है। उसका पैसा है, करने दे, हो सकता है अपने पति का प्रायश्चित कर रही हो। प्रायश्चित आदमी 5-10 हज़ार रुपये का करता है, ये तो लाखों का लोन माफ कर रही है साहब। आज सोनाली गाड़ी में बैठ तुझसे बात करनी है। क्यों? पुलिस वालों ने पिकअप ड्रॉप सर्विस शुरू की है क्या? क्या सर्विस शुरू की है ये मैं बाद में बताती हूँ। फिलहाल गाड़ी में बैठ। सीधा पुलिस स्टेशन आऊंगी, अभी मेरा कॉलेज का टाइम। बात करने के बाद मैं खुद तुझे कॉलेज छोड़ूंगी। बैठ अंदर। सुना है आप लोगों का कर्जा माफ कर रही है? जी, मेरे पति का पैसा है। अब उसके लिए पुलिस की परमिशन तो नहीं चाहिए ना? नहीं, परमिशन की जरूरत तो नहीं है, लेकिन इस बात का ख्याल अभी आया, ये पहले से डिसाइडेड था कि आपके पति के मर्डर के बाद। मेरी बेटी के बारे में आप पहले भी पूछ चुके हैं और मैं आपको बता चुकी हूँ। अब आपका इशारा मेरी तरफ है तो मैं आपको बता दूं कि मेरे पति का मर्डर मैंने नहीं करवाया। चलिए फिलहाल के लिए मान लेते हैं, हमारे हाथ में भी ऐसा कुछ है नहीं। अजीब है ना, हमारे हाथ कोई लिंक नहीं लग रहा और इधर मुकेश पवार का पूरा 12 लाख माफ हो गया। जी, माफ कर दिया और कई लोग हैं जिनका माफ करूंगी। ये मेरा फैसला है और इसका मेरे पति के मर्डर से कोई लेना देना नहीं। ऐसे क्या देख रहे हैं साहब? वही ने जो भी किया उनका पैसा है, खुल्लम खुल्ला सबके सामने, कोई चोरी छुपे नहीं किया। जी 17 की डेट तो याद नहीं है मुझे, लेकिन कभी कभी पूरा दिन अपना फ़ोन ऑफ करके रखती हूँ। ये डेट तो याद होनी चाहिए तुम्हें। 17 तारीख को गोविंद देसाई का मर्डर हुआ था। ये डेट याद है मुझे और हमेशा याद रहेगी, बस फ़ोन ऑफ किया था या नहीं ये याद नहीं है मुझे। अगर डेट याद है तो फिर जगह भी याद होनी चाहिए कि कहाँ गई थी तुम। इतना याद नहीं है मुझे, लेकिन शायद मनोहर के आसपास कहीं गई थी। खुद के लिए वक्त निकाल कर हमेशा जाती हूँ। सोनाली, तुमने गोविंद देसाई को मारने के लिए किसी को हायर किया था? मैम, मैंने नहीं किया है। आप चाहो तो अपने और लोगों को मेरे पीछे लगवाकर मेरे बारे में पता लगा सकते हो कि मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, किससे बातें करती हूँ, क्या बातें करती हूँ। लेकिन आपको मेरे मुंह से सुनने के लिए ऐसा कुछ नहीं मिलेगा जिससे ये साबित हो कि मैंने किया है। मैं अपने पापा के डेथ से बहुत परेशान थी। मैंने उनकी मौत के लिए गोविंद देसाई को दोषी माना। मैं उसकी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती थी कि मैं उसकी ज़िंदगी नर्क बनते हुए देखूं। लेकिन अब जब उसकी मौत हो चुकी है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कर्म चक्र है। जो उसने मेरे पापा के साथ किया उससे भी वैसा ही मिला। लेकिन सच ये है कि मैं अभी भी खुश नहीं हूँ। ना मुझे अंदर से शांति मिली है
क्योंकि जो हुआ उससे मेरे पापा तो वापस नहीं आ जाने वाले। मैं बस आपको इतना ही बोल सकती हूँ कि मैंने उसे नहीं मारा है और ना ही मैंने किसी को सुपारी दी है उसे मारने के लिए। जैसा कि योगेश सिंह ने कहा था, एक हफ्ते बाद जेनी को परेशान करने वाले दोनों लड़के संजय और प्रकाश सामने आए और पुलिस को बताया कि वो जिंदा हैं। थे कहाँ तुम दोनों? मैडम, हम दोनों चुपचाप यहाँ से चले गए थे प्रकाश के मामा के यहाँ बदलापुर में, और अब तक वहीं थे मैडम हम। मैम, वो जेनी को नहीं छेड़ना चाहिए था, गलती हो गई थी, लेकिन उसके बाद जो हुआ तो हम डर गए थे मैम, तो यहाँ से भाग गए। तो शायद इसलिए क्योंकि इससे पहले संजय और प्रकाश हमारे सामने नहीं थे, हमारा शक कभी उन दोनों पे नहीं गया। अभी तक हम बस यही सोचते रहे कि स्टेला गौरी थॉमस ने योगेश की मदद से इन दोनों लड़कों को रास्ते से हटाया, पर योगेश ने उन्हें जिंदा छोड़ दिया। नैना, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि प्रकाश और संजय ने अपनी जान बचाने के बदले में गोविंद की जान ली? हो सकता है सर। ठीक है, नहीं मारेगा मैं जान से तुम दोनों, लेकिन मेरी एक शर्त है। सर, जेनी ने 6 महीने पहले संजय और प्रकाश के बारे में अपनी माँ स्टेला को बताया और स्टेला ने ये बात योगेश को बताई। उसके बाद से ये दोनों लफंगे लड़के गायब हो गए। अब जो बात हमें स्टेला ने बताई उसके हिसाब से इन दोनों लड़कों के गायब होने के 2 महीने बाद वो गोविंद से मिले ट्रेन में, मतलब अभी से लगभग 4 महीने पहले। अब स्टेला का गोविंद के साथ ट्रेन में यूं अचानक मिलना सर इत्तेफाक नहीं लगता है, ये एक प्लान है। ये स्टेला झूठ बोल रही है, ये पक्का इस केस में इन्वॉल्व है। तुम कह रहे हो कि स्टेला ने खुद को चारे की तरह यूज किया और गोविंद उसके पीछे आया? गोविंद जिस तरह का आदमी था उस हिसाब से तो मैं श्योर हूँ कि गोविंद स्टेला के पास सिर्फ पैसों के लिए नहीं गया होगा, स्टेला ने उसको खुद की भी लालच दी होगी। गोविंद ने अपनी पत्नी से कहा कि वो दमन जा रहा है, लेकिन वो गया नहीं क्योंकि अचानक से स्टेला का फोन गोविंद को आ गया और स्टेला बहुत अच्छे से जानती थी कि इस इन्विटेशन को गोविंद कभी मना नहीं कर सकता। नहीं गौरी जी, मैं खुद आ जाऊंगा ना वहाँ। वैसे भी 6:30 बजे विरार साइड पर मुझे काम तो है ही, तो फिर उसके बाद आपके यहाँ आ जाऊंगा और कलेक्ट भी कर लूंगा पैसे। ठीक है गोविंद जी, जैसा आपको ठीक है। ऐसे छोटे मोटे अमाउंट लौटाने की क्या जरूरत है गौरी जी? अब नहीं भी देंगे तो चलेगा, बस बस बस। उसके बाद 2 लोग गोविंद पे अटैक करते हैं, वो संजय और प्रकाश हो सकते हैं। गोविंद बाबू। कौन तुम लोग? अगर ऐसा है तो फिर सच चुकलवाते हैं संजय और प्रकाश से। नैना, तुम स्टेला और जेनी को भी ले आओ, चारों को आमने सामने बिठाते हैं और करते हैं पूछताछ। क्या हुआ? खाली हाथ क्यों है? वो चाकू लाना भूल गए क्या जिससे गोविंद का मर्डर किया था? याद नहीं आ रहा, मैं याद दिलाता हूँ। 19 बार के थे जिस पर तुमने कस्तूरी फाटा बार, यही है ना वो आदमी? जेनी को हमने स्कूल से उठा लिया है, चलो मिलो उसे। कहाँ ले गए आप लोग उसे? पुलिस स्टेशन। डरो मत, तुम दोनों से हमें साथ में बात करनी। साहब, हम लोग तो छोटे मोटे काम करते हैं साहब, ये मर्डर केस में हमें मत डालो साहब। सर हम सच बोल रहे हैं सर, हम दोनों बदलापुर चले गए थे सर। जेनी को छेड़ने के बाद योगेश सिंह ने इसी शर्त पर छोड़ा था ना, गोविंद की मर्डर करने की। नहीं सर, उसकी तो शर्त ये थी कि इसके बाद हम इस एरिया में ना दिखे सर। ठीक है, नहीं मारेगा मैं जान से तुम दोनों, लेकिन मेरी एक शर्त है, न पाल घर में कभी तुम दोनों दिखोगे, न पाल घर के आसपास। धानु, वसई, विरार, पूरा वेस्टर्न लाइन में कहीं नजर नहीं आने चाहिए, समझे? साहब, हम लोग को लगा कि हम कभी वापस नहीं आ पाएंगे, फिर योगेश भाऊ के आदमी लोगों ने कहा कि कस्तूरी मार्ग पुलिस स्टेशन पर हाजिरी देनी है, इसलिए हम यहाँ पर आए साहब। और सर, हम किसी गोविंद देसाई को भी नहीं जानते सर। खेल खत्म तुम्हारा स्टेला गौरी थॉमस। गोविंद देसाई के कत्ल के जुर्म में अरेस्ट कर रहे हैं हम तुम्हें। तुमने पहले गोविंद को लालच देकर बुलाया हो और उसके बाद जान से मार दिया उसको। हमें जानते हैं कि तुम गोविंद से कभी ट्रेन में मिली ही नहीं थी। जेनी ने भी हमसे सच छुपाया, लेकिन तुम फिक्र मत करो, वो माइनर है, उसके साथ माइनर जैसे ही बर्ताव किया जाएगा। सर, मैं सच कह रही हूँ, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया। संजय और प्रकाश ने सब कुछ बता दिया है हमें। जिस्मानी लालच देकर बुलाया तुमने गोविंद को वहां पर, मर्डर भले ही तुमने ना किया हो और शामिल तुम भी। सर, वो दोनों झूठ बोल रहे हैं, वो लोग दुश्मनी निकाल रहे हैं मेरी मम्मी के साथ। क्यों झूठ बोलेंगे जेनी?
तुम्हारी मम्मी ने इन दोनों गुंडों को हटाने के लिए एक दूसरे गुंडे योगेश की मदद ली इसलिए? सोचो, जब लोगों को ये पता चलेगा कि जेनी की माँ ने मर्डर किया है तो कैसा बिहेव करेंगे वो जेनी के साथ। सीधे सीधे बता दो, ये सारी प्लानिंग कैसे बनाई थी? हेलो, गोविंद भाऊ बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ। कौन? मेरा नाम गौरी है। आपकी छोटी सी मदद चाहिए थी। बेटी को पढ़ाने के लिए लोन चाहिए, मिल सकेगा? हाँ मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको सामने आकर मिलना पड़ेगा, फोन पर नहीं हो सकता है। तो गौरी तुम्हारा नाम कभी था ही नहीं, ये तुमने गोविंद देसाई के लिए रखा था। इसीलिए रखा था, लेकिन मुझे नहीं पता था ये सब होने वाला है। तो फिर ये लोन वोन ये सब नाटक था? क्यों किया तुमने ऐसा? क्या तुम्हारा हिसाब भी कोई बाकी था? सर मेरा उसके साथ कोई हिसाब बाकी नहीं था। मैं तो गोविंद को जानती तक नहीं थी। प्रकाश और संजय का डर अब खत्म स्टेला। अब इधर कभी दिखाई नहीं देंगे वो लोग। थैंक यू सो मच योगेश। जेनी बहुत डरी हुई थी, इसीलिए तुम्हें परेशान किया। और हाँ, इसके बदले कभी भी तुम्हारी कोई भी मदद कर पाऊं ना, मैं हमेशा तैयार हूं। ये क्या बोल रही स्टेला? जॉन होता तो भी ऐसे ही बोलती क्या? दोस्त था वो मेरा, अभी वो नहीं है तो उसकी फैमिली के लिए इतना तो करना बनता है ना। योगेश, तुम्हारा ये एहसान ना जिंदगी भर उधार रहेगा मुझ पे, सच बोल रही हूँ। तो गोविंद को फंसाकर तुमने योगेश का एहसान चुकाया? मुझे नहीं पता था योगेश के मन में क्या है। एक हेल्प चाहिए स्टेला। बोलना योगेश, क्या बात है? गोविंद देसाई ये इंटरेस्ट पे पैसा बनाता है। अच्छा, बस इसको एक कॉल कर और बोल कि तेरे को लोन चाहिए। लोन? हाँ, और अपना नाम गौरी बताने का, स्टेला नहीं। गौरी? तू फिक्र मत कर, अपने को उसके साथ कोई पुराना हिसाब किताब चुकता करना है। जैसा मुझे योगेश ने बोला था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। मैंने 10,000 रुपए अरेंज कर लिए हैं गोविंद जी, आप लेने आ सकते हैं या फिर? नहीं, मैं खुद आ जाऊंगा गौरी जी, क्योंकि वैसे भी मुझे विरार साइड पे 6:30 बजे शाम को काम है ही, फिर उसके बाद आपके यहाँ आ जाऊंगा। नहीं गोविंद जी, घर मत आइएगा, मेरी बेटी भी होगी। अब कस्तूरी फाटा पे मिल सकते हैं? मुझे वहाँ पे कुछ काम है तो आपके पैसे भी दे दूंगी और किसी होटल में डिनर भी कर लेंगे। हाँ बिल्कुल गौरी जी, तो मिलते हैं। प्रकाश और संजय वाला एहसान बराबर स्टेला। ये लास्ट टाइम था योगेश। हाँ, इसके बाद जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आज मैं गोविंद का हिसाब किताब भी बराबर कर दूंगा। गोविंद भाव। कौन तुम लोग? गौरी जी ने भेजा है, इंतजार कर रही है आपका। बैठ जाओ गाड़ी में। गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी, पास में ही जाना। कहाँ जाना? आओ बस वो पीछे। हाँ? ये तूने क्या किया योगेश? पुलिस का फोन आया था मुझे, गोविंद का मर्डर हो गया, मर्डर, और मेरा नंबर मिला है उसके फोन से। परेशान मत हो स्टेला। तू ये करने वाला था, इसलिए फोन करवाया था गोविंद को मुझसे? योगेश, तूने मुझसे कहा था कोई पुराना हिसाब बराबर करना है उससे, ये नहीं बताया था तूने मुझे। घबरा मत, डरने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा। जैसा मैं सुना रहा हूँ वो याद कर और पुलिस को भी वैसे ही बताना। तू ट्रेन में आती जाती है ना? योगेश ने जैनी को संजय और प्रकाश से बचाया था, इसलिए तुमने आंख बंद करके उस पर भरोसा कर लिया और गोविंद को वहां पर बुला लिया जहां पर उसका मर्डर हुआ। योगेश ने क्यों मारा गोविंद को? सर मुझे कुछ नहीं पता योगेश ने ऐसा क्यों किया। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो मेरा इस्तेमाल कर रहा है। ये दोनों तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक हमें वो गुंडा योगेश नहीं मिल जाता। लेकिन सर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। अरे साहब अपनी बात हो गई थी ना, वो दोनों बंदे हाजिर भी करवा दिए थे मैंने। अभी क्या? तू हमें बताएगा किससे बात करनी किससे नहीं? हाँ, तुझे क्या लगा तू बोलेगा तुम स्टेला को छोड़ देंगे? कदम, अरे कदम बस बैठ। चलो जा शुरू, टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे और भी मैटर सेटल करने हैं। ये दोनों गए थे साहब, जग्गा और मोंटी, गोविंद को मारने।
हे शाबाश। कदम। अरे दोनों को, तीसरे को छोड़ दे। चल बोल, क्या लफड़ा था तेरा गोविंद देसाई के साथ? पैसे लिए थे तूने उससे? पैसे लिए थे साहब, लेकिन उसके नहीं, उसकी सुपारी के पैसे लिए। और वो पान की दुकान कौन सी है जिसने तुझे सुपारी पकड़ाई? मुकेश पवार नाम है उसका। और ये वही है ना जिसका कर्जा माफ हुआ था? हाँ सर, वही है। मांडवारी करवाना है तो बोल, फुल मर्डर का 4 लाख लगेगा। मिल जाएगा 4 लाख। ये आदमी 2 लाख एडवांस लगेगा, पूरा प्लानिंग करना पड़ेगा, सर्किट बैठाना पड़ेगा। कल मिल जाएगा तो डील पक्का समझो। कल पैसा ला फिर डील पक्का समझ। स्टेला को यूज क्यों किया? ये तेरा प्लान था? हाँ साहब, मेरे को लग गया था कि गोविंद को चारा डालना ही पड़ेगा, इसलिए मैंने फुल प्रूफ प्लान बनाया। एक विधवा को चारा बनाया तूने, बच गई ना तेरे फुल प्रूफ प्लान की। ये है वो पान की दुकान? योगेश इसकी बात कर रहा था? गलत आदमी को तो नहीं उठा लाए हो तुम लोग? सर 12 लाख का लोन लिया था इसने। अबे बोल। मैं अरे क्या मैं लगा रखा है तूने? डर मत, मैं तुझे मारने वाला नहीं हूँ, नहीं मारूंगा तुझे। तू ये बता कि तुझमें चाबी किसने भरी थी? सुजाता देसाई। सर, ये सुपारी की दुकान तो घर पे निकली। गोविंद को मारने के लिए सुपारी मैंने दी थी मुकेश को। उसके बाद मुझे नहीं मालूम कि कितने लोग थे और किसने उसे मारा। पायल को इसके बारे में कुछ नहीं मालूम था और मैंने ना कुछ बताया। ये सब हम पता लगा लेंगे सुजाता जी, किसको क्या मालूम था, क्या मालूम नहीं था, क्या चार्ज लगाना है। अब सिर्फ ये बताइए कि आपने गोविंद की सुपारी क्यों दी थी? वो बहुत सी औरतों के साथ शारीरिक संबंध बनाता रहता था इसलिए? वो पता नहीं कितनी औरतों पर मुंह मारता था, सब देख सकती थी मैं। जो करना था करता, पर हर चीज की एक सीमा होती है। वो लांग दी थी उसने। क्या रे, क्या नहीं दिया मैंने तुझे और पायल को? ब्यूटी पार्लर कर, शॉपिंग कर, जो करना है कर, पर मुझसे सवाल मत कर। अशोक और नरेश सही बोलते, तुम बदल गए हो गोविंद। बदल गया हूं मैं। कैसे बदल गया हूं? माँ, ये कैसे हुआ? माँ, आपको चोट कैसे लगी? पापा, वहां पर हाथ कैसे उठाया आपने? हाथ कैसे उठा सकते हैं आप वहां पर? ऐसे क्या कर रहे हो? मुझसे सवाल करेगी? हाँ? क्या कर रहे हो पापा? तो हट। वो नीच काम करता रहा और मैं आंखें मूंदी रही। वो मुझे मारता रहा और मैं कुछ नहीं बोली। लेकिन जब उसने पायल पर हाथ उठाया तो मेरी सहनशीलता जवाब दे गई। फिर मुझे लगा कि हम दोनों के घुट-घुट के मरने से अच्छा है कि वो अकेला ही मर जाए। मैंने देखा था तुम उसके पैरों में गिर के गिड़गिड़ा रहे थे। मैं क्या करूं सुजाता जी? पैसे लिए थे मैंने, वापस ही नहीं कर पा रहा हूं। कितने हैं? अभी 12 लाख बचा है। तुम्हें देने की जरूरत नहीं है, सारा माफ कर दूंगी। ऊपर से जो भी खर्चा होगा वो भी मिलेगा, अगर तुम किसी का जुगाड़ कर सको जो गोविंद को मुक्ति दिला सके। जान से मारना है उसे। पायल उस वक्त बालिग थी, अपने अच्छे बुरे की समझ थी उसे।
पहले मैंने सोचा इसे लेकर कहीं दूर चली जाऊं, लेकिन उसे सबक सिखाना जरूरी था। बिला वजह मार खाई थी मैंने और मेरी बेटी ने। तो ये दमन वाली कहानी इस प्लान का हिस्सा है? जी। और पायल, तुम जानती थी कि तुम्हारे माँ ने ही तुम... नहीं मैम, पर मुझे शक था कि ऐसा कुछ हो सकता है। लक्ष्मण भी शामिल था इस सब में? नहीं, उसे भी कुछ नहीं मालूम। मुजरिम सिर्फ मैं हूं। मुकेश की भी मजबूरी का फायदा मैंने उठाया। फैसले करने की आदत छोड़ दो, कुछ जज नहीं है। मुजरिम माँ ने जो कुछ भी किया सब मजबूरी में किया। सर वो मजबूर थी। कानून की नजर में तुम्हारी माँ इस वक्त सिर्फ एक मर्डरर है पायल। पता नहीं पापा ने ऐसा क्यों किया, हमें कुछ बताया तक नहीं। ये तो वही बता सकते हैं। मैं सिर्फ इतना ही बता सकती हूँ बेटा, शांति पाने का एक ही रास्ता है। इस वक्त जो जैसा है उसी में जियो, और जिससे जो लिया है उसे वापस कर दो। सर आई एम सॉरी। आप जैसा कहेंगे मैं वैसे ही करूंगी। कोशिश करूंगी कि खुद को बदल सकूं। सोनाली, एक बात हमेशा याद रखना, सिस्टम में तुम्हें लाख कमियां नजर आएगी, जो कि है भी। जो इसका फायदा उठाते हैं वो आदर्श लोग नहीं होते हैं, बुरे लोग होते हैं, और हमें उनके जैसे बनने की जरूरत नहीं है। ख्याल रखना अपना। स्टेला ने गोविंद को फोन तो किया था, पर ना तो वो हत्या में शामिल थी और ना ही उसे ऐसा होने का आभास था। इस वजह से उसके खिलाफ कोई चार्जेस फाइल नहीं किए गए। मुकेश पवार, योगेश सिंह, मोंटी और जग्गा के साथ सुजाता देसाई पर आईपीसी की धारा 302 हत्या के लिए और आईपीसी की धारा 120B आपराधिक साजिश के लिए चार्जेस लगाए गए। आई लव यू माला। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी जवाब नहीं दे रहा है। माला, दूध पी ले और नाश्ता कर ले। माँ, सुबह सुबह दूध नहीं, चाय दे दे। हड्डियां कमजोर हो गई हैं तेरी। बच्चा कैसे जनेगी? ये सत्यम भी ना अभी तक सो रहा होगा। माँ, इसीलिए मैं घर छोड़ के नहीं आती। आज फिर उसे पक्का लेट होगा ऑफिस जाने में। बच्चा नहीं है वो, उठ जाएगा। तू अपना ध्यान रख, दूध पी ले और नाश्ता कर ले और थोड़ी देर आराम कर ले। नहीं माँ, उठेगा तो फिर फोन करके बोलेगा कि उठाया क्यों। एक तो इसने परेशान करके रखा है, ऊपर से सत्यम। पता नहीं बड़ा कब होगा ये लड़का। हो जाएगा, तू नाश्ता कर ले। देखिए, आई थिंक हमें थोड़ा पेशेंस से काम लेना चाहिए। सर ने सिर्फ अनुष्का को अंदर बुलाया है, किसी और को नहीं। मैम आप जाइए। मैं आती हूँ। सत्यम, हमें ठीक नहीं लग रहा अनुष्का। सिद्धांत तो मेरे अपना है। सत्यम, अगर मुझे तुमसे भी डर के अग्रवाल अंकल? हाँ अंकल। हटिए, पीछे हटिए, चलिए। विक्टिम का नाम सत्यम राठौर है, पिछले 1 साल से अपनी बीवी माला के साथ यहाँ रह रहा था। सर पर बार बार हमला करने के बाद भी दोनों हाथों की नसें काटी गई हैं, ताकि बचने का कोई चांस ही न रहे। ड्रॉवर्स भी लॉक है, लगता नहीं किसी ने जबरदस्ती खोलने की कोशिश की। तो जब मर्डर हुआ घर में कौन कौन था? सर कोई नहीं, बीवी मायके गई हुई होशंगाबाद। पड़ोसियों ने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया है, मेरी भी बात हो गई। तो बॉडी किसे मिली? एक पड़ोसी ने, सुनील अग्रवाल। ये अंगूठी? सर शायद इसी की है, उंगली पे अंगूठी का निशान है। सो
रात में शायद यहाँ पार्टी हुई है, 3 लोग थे। बीवी मायके गई है तो रोकने वाला भी कोई नहीं होगा। हो सकता है शराब ज्यादा होगी, कहासुनी बढ़ गई हो। पड़ोसियों से पता करो, कल रात किसी ने झगड़े की कोई आवाज सुनी थी या फिर घर में किसी को आते जाते देखा हो? सर, माला, आप अपने पेरेंट्स के घर कब गई थी? ये 4 दिन पहले हमारे घर आई थी। माला की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी, तो हमने ही कहा कि हमारे साथ आके रहे। और सत्यम का परिवार? सत्यम के माता पिता की कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। मैं उसके पिता को जानता था और सत्यम को भी। बहुत होनहार लड़का था, मेहनती, जो कुछ भी बनाया था उसने अपने दम पे बनाया था। मैं बहुत गर्व करता था उस पर, इसीलिए मैंने अपनी माला का रिश्ता उसके साथ तय किया था। और इनकी शादी के बाद हम ही उसका परिवार थे। तो आप बता सकते हैं कि सत्यम के साथ ये सब कौन कर सकता है? सत्यम का किसी के साथ कोई झगड़ा, कोई दुश्मनी? नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो सत्यम तो बहुत ही शांत स्वभाव का लड़का था। हमें सत्यम की लाश के पास से ये अंगूठी मिली है, ये सत्यम की है? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, 2 महीने पहले माला और सत्यम की शादी की पहली सालगिरह थी। उस वक्त माला ने ये अंगूठी उसे गिफ्ट दी थी। आई लव यू माला। जीजू, आपने बताया नहीं, आपको दीदी का गिफ्ट कैसा लगा? बहुत अच्छा। भगवान तुम दोनों को सबकी बुरी नजर से बचाए। नजर कैसे लग सकती है माँ? आप दोनों का आशीर्वाद जो है। मुझे तो लगता है कि मेरी बच्ची को हमारी नजर लग गई। तो सत्यम की उंगली में ये अंगूठी ढीली थी क्या? नहीं, ये तो सत्यम की माँ की थी। मैं खुद माला के साथ गई थी बनवाने के लिए। तो फिर ये अंगूठी उंगली से निकल कैसे गई? शायद उसी ने निकाल दी होगी। उसे अंगूठी पहनना पसंद नहीं था। सगाई की अंगूठी भी 4 महीने बाद उसने निकाल के अलमारी में रख दी थी। घर की अलमारी में? घर में और भी गहने हैं? माला के सारे गहने घर के अलमारी में ही रखे हुए। ये सत्यम की सगाई की अंगूठी है। आप हमेशा ये गहने घर पे रखती हैं? जी। इंस्पेक्टर, सर पे चोट के 3 निशान हैं, यानी 3 बार वार किया गया है। लोहे की रॉड से या ऐसे ही किसी और चीज से। हाथों की नसें गहराई तक काटी गई हैं और ये रिंग फिंगर पर निशान भी है, यानी हाल फिलहाल में रिंग यहाँ से उतारी गई है। बॉडी पर लड़ाई झगड़े के और कोई निशान? नहीं, इसके अलावा बॉडी पर और कोई निशान नहीं है। मौत का समय? प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स के हिसाब से रात 10 से 1 बजे के बीच का टाइम रहा होगा। अभी डिटेल इन्वेस्टिगेशन होना बाकी है। किलर सत्यम को मारने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहता था। सर पर 3 बार हमला करने के बाद भी हाथों की नसें काटी गई। ये क्राइम ऑफ पैशन लगता है। कोई या तो सत्यम से बहुत गुस्सा था या फिर नफरत करता था। कातिल ने घर में पड़े गहनों को हाथ तक नहीं लगाया, जबकि अलमारी की चाबी वहीं गद्दे के नीचे रखी हुई थी। पर सर, घर के बाकी सामान में से भी कुछ गायब नहीं है। मेरी माला से बात हुई। तो अगर इरादा चोरी का नहीं था तो कातिल ने सत्यम की उंगली से वो अंगूठी निकाली क्यों होगी? सर, ये हो सकता है कि जब सत्यम के सर पे वार हुआ और वो गिरते समय उसके उंगली से वो अंगूठी निकल गई। ऐसा हो सकता है यादव, लेकिन माला की माँ दिव्या ने बताया था कि वो अंगूठी सत्यम के हाथ में एकदम फिट थी और सत्यम की बॉडी पर लड़ाई झगड़े का कोई निशान नहीं है। तो फिर वो अंगूठी उसकी उंगली से निकली कैसे होगी? सर, मुझे लगता है सत्यम के मर्डर के पीछे उन्हीं 2 लोगों का हाथ है जिनके साथ उसने पार्टी की थी। एक बार वो दोनों मिल जाए तो इस अंगूठी का एक औरत थी, हो सकता है वही झगड़े का कारण रही हो और सत्यम की मौत का भी। माला, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया है। चाहकर भी खुद को यकीन नहीं दिला पा रही हूँ माँ कि सत्यम अब नहीं रहा, किसी ने उसे हमसे छीन लिया है। ऐसा क्यों हुआ माँ? माँ, दीदी कैसी है?
सत्यम के कॉल लॉग्स के हिसाब से 11 सितंबर को शाम 7 बजे उसने पारुल आपको फोन किया था। हाँ, सत्यम जीजू का कॉल आया था। क्या बात हुई थी? एक्चुअली मैं 2 दिन से दिल्ली में थी, मेरा बैंक पीओ का एग्जाम देने गई थी। उनका परसों कॉल आया था सर, ये पूछने की एग्जाम की प्रिपरेशंस कैसी जा रही हैं और बेस्ट ऑफ लक विश करने। माला, ये आपका है? जी नहीं। माला, हमें आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। आपने बताया था कि आप कुछ दिन पहले अपने पेरेंट्स के घर गई थी, तो पेरेंट्स के घर जाने से पहले आपके सत्यम के साथ संबंध बने थे? ये सब क्या पूछ रहे हैं सर आप? इसका सत्यम के खून से क्या लेना देना? दरअसल हमें ऐसा शक है कि आपके पति सत्यम का किसी के साथ अफेयर चल रहा था। पागल हो गए क्या सर आप? कुछ भी कह रहे हैं? अरे एक कॉम्पैक्ट क्या मिल गया आपको? आपको लगता है कि उनका अफेयर चल रहा था किसी औरत के साथ? मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे सर, और मैं भी। मर्डर हुआ है उनका। उनके खूनी को ढूंढने के बजाय आप उन्हीं के कैरेक्टर पे उंगली उठा रहे हैं। आपके घर से इस कॉम्पैक्ट के अलावा आपके बेडरूम के डस्टबिन से। हम आपकी कंडीशन समझते हैं, लेकिन कातिल तक पहुंचने के लिए हमारे लिए सच जानना जरूरी है। हमें शक है कि जिस रात सत्यम का खून हुआ था, उस रात वो अपने घर पर किन्हीं 2 लोगों के साथ पार्टी कर रहा था, और उनमें से शायद एक औरत थी। सत्यम ने उस औरत के साथ शारीरिक संबंध बनाए और उसके बाद उन लोगों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसकी वजह से सत्यम का खून हुआ। क्या आप हमें सत्यम के ऐसे खास दोस्तों के बारे में बता सकती हैं? कौन हो सकते हैं वो लोग? मुझे ये सब नहीं पता सर। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि सत्यम बहुत ही शरीफ लड़का था। दयानंद जी, लोग जैसे दिखते हैं असल में वैसे ही हों ये जरूरी नहीं, असलियत कुछ और भी हो सकती है। आप हमें सत्यम के बारे में और क्या बता सकते हैं? सत्यम धीरज एस्टेट में जॉब करता था, रियल एस्टेट का ऑफिस है, और उसके साथ साथ अपने दोस्त मयंक के साथ डिजिटल प्रिंटिंग की शॉप चलाता था। उसके अलावा हमें कुछ नहीं पता है वो किसके साथ पार्टी कर रहा था, वो लड़की कौन थी, हमें कुछ नहीं पता है। बेटा तूने सुबह से कुछ भी खाया पिया नहीं, थोड़ा सा दूध पी ले। ये क्या किया? सब कुछ धोखा था। सत्यम मेरे पीठ पीछे दूसरी औरतों के साथ। तुझे होश भी है? तू क्या कह रही है? सच कह रही हूँ। जब मैं यहाँ अपना और हमारे होने वाले बच्चे का ध्यान रख रही थी, तब वो वहां अपने दोस्तों और उन औरतों के साथ रंगरलियां मना रहा था। पुलिस को सबूत मिले हैं मां। हाँ? कितनी गर्मी है। अरे जीजू ला तो रहे हैं तेरी कोल्ड कॉफी। ये रहे तुम दोनों की मैंगो शेक्स। अरे पर मैंने तो कोल्ड कॉफी मंगाई थी, मैंगो शेक तो पारुल ने लाने के लिए कहा था ना। अभी इसी से मैनेज कर लो ना, ऑफिस जाने के लिए बहुत लेट हो रहा हूँ। तुम्हें अपनी बीवी की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, बस अपनी साली से प्यार करते हो। जी सर, सत्यम यहाँ काम करता था। बहुत ही सुलझा हुआ आदमी था, कभी किसी के साथ कोई झगड़ा तकरार कुछ नहीं। और दोस्ती? मेरा मतलब यहाँ ऑफिस में उसका कोई खास दोस्त था, कोई आदमी या कोई औरत? सर वो तो सबसे अच्छे से बात करता था। मुझे इस बारे में ज़्यादा पता नहीं, लेकिन किसी के साथ उसे घुलते मिलते नहीं देखा। 11 सितंबर जिस रात उसका मर्डर हो, वो यहाँ ऑफिस से कितने बजे निकला था? रोज की तरह 5 बजे। वो हर रोज शाम 5 बजे यहाँ से निकलकर अपनी शॉप जाता था, फाइन क्राफ्ट प्रिंटिंग। जी सर, फाइन क्राफ्ट प्रिंटिंग मैंने और सत्यम ने साथ मिलकर शुरू की थी सर।
डिजिटल प्रिंटिंग शॉप है सर। कब शुरू की थी ये शॉप? 6 महीने पहले। और तुम सत्यम को कब से जानते हो? सर हमारी दोस्ती पुरानी थी, करीब 4-5 साल पुरानी। दोस्ती अगर इतनी पुरानी है तो घर में भी आना जाना होता होगा? हाँ सर, पहले तो अक्सर साथ ही होते थे, लेकिन जब शादी हो गई तो थोड़ा आना जाना कम हो गया। तो जब माला घर पे नहीं रहती होगी तुम लोग आपस में पार्टी तो करते होगे? हाँ सर, कभी कभी। तो फिर मर्डर वाली रात पार्टी में ऐसा क्या हुआ था तुम दोनों के बीच कि तुमने सत्यम को मार ही दिया? ये आप क्या बोल रहे हैं सर? उस रात मैंने उसके साथ कोई पार्टी नहीं की। इनफैक्ट मैं 1 महीने पहले आखिरी बार उसके घर गया था, और मैं उसको क्यों मारूंगा सर? वो मेरा दोस्त था। लेकिन मयंक, आंकड़े यही बताते हैं कि आखिर में दोस्ती दुश्मन निकलते हैं। मुझे सच सच बताओ, तुम्हारी प्रिंटिंग की दुकान को लेकर आपस में कोई झगड़ा था? सर ऐसा कुछ नहीं था, और ना ही मैंने कुछ किया। दूसरी बात यह है सर कि सत्यम माला भाभी को कभी धोखा दे ही नहीं सकता। सत्यम तो माला भाभी पे जान छिड़कता था, और वो कभी नहीं चाहता था कि माला भाभी को किसी चीज की कमी महसूस हो। इसीलिए वो जॉब के साथ साथ बिजनेस बढ़ाने में भी लगा था। मर्डर वाली रात 11 सितंबर को सत्यम कितने बजे निकला था दुकान से? वैसे तो वो रोज 10 बजे निकलता था। उस दिन उसको कुछ काम था तो 7 बजे निकल गया था। क्या काम था? ये तो पता नहीं सर, उसने किसी को कॉल किया और वो निकल गया। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पारुल, तुम बेकार में टेंशन ले रही हो। मेरा यकीन करो, कुछ नहीं होगा। सर, सत्यम राठौर के कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन डिटेल्स आ गई। उस शाम 7 बजे के आसपास उसने सिर्फ पारुल को फोन किया। पारुल तो दिल्ली गई हुई थी एग्जाम देने के लिए, तो उससे मिलने के लिए तो नहीं निकला होगा। उसके मोबाइल लोकेशन डिटेल के हिसाब से फाइन क्राफ्ट प्रिंटिंग से वो कमता नगर की ओर गया, तो वहां से करीब रात 10 बजे के आसपास अपने घर वापस आया। अगर घर में पार्टी हुई थी तो प्लानिंग भी हुई होगी, दोस्तों को फोन किया गया होगा, या फिर हो सकता है कि पार्टी का प्लान पहले से ही बना हो, वो अपने दोस्तों से मिलने कमता नगर गया हो और उन्हें लेकर अपने घर चला गया हो। इस सत्यम का बैकग्राउंड चेक करने के लिए मैंने एक आदमी को काम पे लगा दिया। वो कहाँ जाता था, क्या करता था, ये सभी डिटेल्स जल्दी मिल जाए। गुड। लेकिन इस सत्यम का कैरेक्टर पकड़ में नहीं आ रहा है। एक तरफ बीवी कह रही है कि बहुत प्यार करता था, और दूसरी तरफ बीवी के घर से जाते ही ऐसी पार्टीज करता था जिसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं। सर एक बात और, अपने क्लाइंट्स, ऑफिस स्टाफ और फैमिली के अलावा हाल फिलहाल में इसकी किसी अमन सैनी से 1-2 बार बात हुई। अमन, आप सत्यम के दोस्त थे? जी सर। कब से जानते थे उसे? तकरीबन 1 साल पहले सर, काम के सिलसिले में उससे मुलाकात हुई थी। बातें तो रोज़ रोज़ नहीं होती थी सर, लेकिन जब कभी भी हम मिलते थे तब काफ़ी बातें होती थी। तो कभी बातों बातों में सत्यम ने आपसे किसी औरत का जिक्र किया? नहीं सर, ऐसा तो उसने कभी कुछ नहीं कहा। और सर उसको देखकर भी ऐसा कभी कुछ लगता नहीं था कि उसका किसी दूसरी औरत के साथ चक्कर रहा होगा। 11 सितंबर की रात 10 से 1 के बीच में तुम कहाँ थे? घर पे था सर। लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं? उस रात सत्यम ने अपने घर में 2 लोगों के साथ पार्टी की थी, और उनमें से एक औरत भी थी। नहीं सर, ना तो मैं वहाँ था और ना इस बारे में मैं कुछ जानता हूँ। और सर उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। मैं सत्यम को ऐसी किसी भी चीज़ में सपोर्ट नहीं करता। ठीक है अमन, तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। सर, वो भुवन है, आपसे मिलने के लिए बोल रहा है। हाँ भुवन, कोई काम की खबर लाया है तो बोल। जी साहब, बिल्कुल पक्की खबर है। ये अपना सत्यम काफी शौकीन आदमी था। महीने में कई बार लाल मंडी के चक्कर लगाता था। सत्यम राठौर को जानती थी? हाँ, जानती थी। दुख हुआ सुनकर, अच्छा आदमी था। शायद तुम्हें इतना अच्छा लग गया कि तुमने उसे शादी के लिए कहा, और जब उसने मना कर दिया तो तुमने उसे मार दिया। ये क्या बोल रहे हो साहब आप? प्यार, शादी, खून, आप लोगों ने तो पूरी कहानी बना दी। साहब मैं धंधा करती हूँ, पैसों के लिए उसके साथ सोई थी। ये किसी और का पाप मेरे गले पे मत डालिए। 11 सितंबर की रात तुम उसके घर गई थी या नहीं? नहीं गई थी साहब। लोग मेरे पास आते हैं, मैं लोगों के पास नहीं जाती।
तो सत्यम में ऐसा क्या था जो वो तुम्हें अच्छा आदमी लगा? साहब मेरे पास सब चमड़ी के लिए आते हैं, काम हुआ और निकल गए। लेकिन सत्यम वैसा नहीं था। वो 4 से 5 बार आया होगा मेरे पास, सोया भी है मेरे साथ, लेकिन एक अलग ही सलीके वाला आदमी था। सब घंटों मेरे साथ बातें किया करता था, वो इज्जत देता था मेरे को। लेकिन कुछ दिन से मुझे वो परेशान सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बात अंदर ही अंदर उसे खाए जा रही हो। उसने तुमसे कुछ कहा किसी के बारे में? सब ज्यादा कुछ तो नहीं बताया, लेकिन उसकी बीवी के साथ उसका कुछ ठीक नहीं चल रहा था। हाँ सर, हमारे झगड़े होते थे जैसे हर हस्बैंड वाइफ के बीच में होते हैं। हमारे बीच भी छोटी मोटी बात को लेके कहा सुनी हो जाती थी। ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन वो कौन सी छोटी छोटी बातें थी जिनको लेकर आपके बीच कहा सुनी होती थी? नॉर्मल झगड़े सर, रोजमर्रा की जिंदगी वाले। जैसे कपड़े बेड पे पड़े हैं, सामान बिखरा पड़ा है, मेरा टोकना उसे पसंद नहीं आना। माला जी, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आप कुछ छुपा रही हैं। आपका पति प्रोस्टिट्यूट के पास जाता था, जब आप घर पे नहीं रहती थी तो वो किसी दूसरी औरत के साथ था, और आप कह रही हैं कि आपकी मैरिड लाइफ नॉर्मल थी। देखिए, कुछ बताना है तो बता दीजिए, बाद में कहीं ऐसा ना हो कि वक्त ना रहे बताने के लिए। सर, मेरी और सत्यम की अरेंज मैरिज थी। मेरे पापा सत्यम को बहुत पहले से जानते थे, उसे बहुत पसंद करते थे। मुझे भी सत्यम बहुत पसंद था। शादी के 6 महीने तक सब ठीक चल रहा था सर। फिर धीरे धीरे सत्यम में अजीब सा बदलाव आने लगा। पैसे को लेके अजीब सा लालच आ गया था उसमें। सर, मैं बिजली विभाग में काम करती हूँ। मेरी और सत्यम की सैलरी मिला के घर आराम से चल जाता था, लेकिन सत्यम को बहुत जल्दी बहुत आगे बढ़ना था। फाइन क्राफ्ट प्रिंटिंग को बहुत बड़ा बनाना चाहता था, इसलिए चाह रहा था कि मैं अपने हिस्से की प्रॉपर्टी पापा से मांग लूं। माला, मैंने अपनी पूरी सेविंग्स लगाकर दुकान खोली है ताकि तुम्हें और आराम की जिंदगी दे पाऊं। दिन रात मेहनत करता रहता हूं मैं ताकि तुम्हारी जरूरतें पूरी हो, और तुम अपने पापा से अपने हक का हिस्सा नहीं मांग सकती हो? उस पर तुम्हारा भी तो हक है। इतनी प्रॉपर्टी का वो करेंगे भी क्या? सत्यम, वो प्रॉपर्टी पापा की है, वो उसका जो चाहे करे। हम उनसे नहीं मांग सकते। उन्हें जब खुद से देना होगा तब दे देंगे। सत्यम तो पर मुझे लगता था कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तो आपने पहले हमें ये सब बताना जरूरी नहीं समझा? सर, मैं पापा के सामने ये सच नहीं बताना चाहती थी। पापा उस पर बहुत भरोसा करते थे और मैं उनका भरोसा नहीं तोड़ना चाहती थी। हाँ, हमारे बीच झगड़े होते थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से सब कुछ ठीक होता हुआ नजर आ रहा था मुझे। बच्चे की खबर सुनकर वो बहुत खुश था। हाँ, वो जरूरत से ज्यादा समय अपने काम पे बिताता था, लेकिन मुझे लगा कि शायद वो हमारे आने वाले बच्चे के लिए कर रहा है ये सब। लेकिन अब मुझे पता लगा कि वो मुझसे दूर सारा वक्त उस कनक के साथ बिता रहा था, काम पे नहीं। मुझे बहुत डर लग रहा है। पुलिस अभी सिर्फ माला दीदी से पूछताछ कर रही है, लेकिन अगर उन्होंने घर के लोगों के बारे में पता लगाना शुरू किया तो सारा सच सामने आ जाएगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। सर, सत्यम मर्डर केस में जितने भी एविडेंसेस मिले थे उनकी फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई। अजीब बात यह है कि जो 3 विस्की के ग्लासेस मिले थे उनमें से सिर्फ एक पर फिंगरप्रिंट्स मिले, वो भी सत्यम के। बाकी के दोनों ग्लासेस बिल्कुल क्लीन है, कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं। वो बाकी के जितने भी एविडेंसेस थे उन पर भी सत्यम के अलावा और किसी के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले, ना उस कॉम्पैक्ट पाउडर पे और ना उन खाने की प्लेट्स पे। यानी कि मर्डर के बाद निशान मिटाए गए? इतना ही नहीं सर, जो 2 कॉन्डम्स हमें डस्टबिन से मिले थे उन्हें यूज नहीं किया गया था। उनमें से ना कोई सीमेन मिला है और ना ही कोई डीएनए सैंपल। और सर, सत्यम की डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। उसके खून से कोई भी अल्कोहल के ट्रेसेस नहीं मिले और ना ही उसके पेट में चिकन के कोई भी अंश मिले। तो क्या ये सब कुछ प्लान था? पहले सत्यम को मारा गया, फिर उसकी शर्ट खोली गई, और फिर सब कुछ ऐसा स्टेज किया गया जिससे ऐसा लगे कि वहां कोई औरत भी मौजूद थी।
सर ये भी हो सकता है कि इस केस में कोई औरत इन्वॉल्व ही ना हो, और हो सकता है इस सबके पीछे कुछ ऐसा हो जो अब तक हमारी नजरों से छुपा हुआ हो। और मुझे बार बार माला और उसकी फैमिली पे शक हो रहा है। यादव, पूरी फैमिली की डिटेल निकालो, देखें कौन क्या छुपा रहा है। ये फॉर्म फिल करके आप सबमिट कर दीजिए। कल आपका 12 बजे का अपॉइंटमेंट है। ये मेरा बच्चा है, मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा। आप माला के साथ बिजली विभाग में काम करती है, क्या आप उसके बारे में कुछ बता सकती हैं? माला एक अच्छी लड़की है, वो मेरी दोस्त है इसलिए नहीं बोल रही, बल्कि असल में वो सबकी हेल्प करती है। वो बहुत प्यार करती थी सत्यम से। क्या कभी उसने उनके बीच किसी झगड़े के बारे में बताया? नहीं सर, इनफैक्ट वो सत्यम को सरप्राइज करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। कितनी बार तो वो ऑफिस से हाफ डे लेकर निकल जाती थी। पूछने पर यही बोलती थी कि उसे सरदर्द की प्रॉब्लम है, लेकिन सर उसके चेहरे की खुशी से पता चलता था कि वो अपने पति के पास ही जा रही है। आपकी दोस्त ने हमें बताया कि आप अक्सर ऑफिस से हाफ डे लेकर निकल जाती थी, जबकि आपने हमें बताया था कि सत्यम काम के सिलसिले में रात 10 बजे तक घर से बाहर ही रहता था। तो आखिर आप ऑफिस से निकलकर जाती कहाँ थी? मैं घर ही जाती थी सर, और कहाँ जाऊंगी? मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम है सर, इसलिए जब सर दर्द बर्दाश्त के बाहर हो जाता था तब छुट्टी लेकर घर चली जाती थी। तो किस डॉक्टर को दिखा रही थी आप? किसी को नहीं सर, बस थोड़ा सा रेस्ट लेती थी और ठीक हो जाती थी। आपको माइग्रेन की वजह से अक्सर ऑफिस से हाफ डे लेकर जाना पड़ता था, लेकिन आपने आज तक किसी डॉक्टर को दिखाया ही नहीं। ये सब क्या फिजूल के सवाल कर रहे हैं सर आप? गलती हो गई, डॉक्टर को नहीं दिखाया, अब चली जाऊंगी बस, और कुछ? बस इतना ही कि अगर इस सब में आपका कोई हाथ हुआ ना, तो ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि आपकी प्रेगनेंसी की वजह से कानून आपको बख्श देगा। जब किस्मत ने ही नहीं बख्शा तो कानून से क्या फर्क पड़ेगा? सजा तो मैं भुगत ही रही हूँ। डोंट वरी, अंडर एनेस्थेशिया आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, ओके? अगर माला को पता चल गया था कि सत्यम उसे धोखा दे रहा है, तो भी माला को उसे मारने की जरूरत नहीं थी, उसे छोड़ सकती थी। अच्छे घर से, फैमिली सपोर्ट कर। माला की रिएक्शन को देखकर मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि वो सच बोल रही है कि झूठ, लेकिन माला के अलावा सत्यम को मारने का किसी के पास मोटिव नहीं है। सर, माला और उसके फैमिली मेंबर्स के पिछले 5 महीनों के कॉल रिकॉर्ड्स। सर ये तो हाँ, 11 सितंबर की रात सत्यम कमता नगर में किससे मिलने गया था, इसकी डिटेल हमारे सामने ही थी। माला और उसका पूरा परिवार शुरू से ही झूठ बोल रहा है। अपने आदमी को काम पे लगाओ, कमता नगर के जितने भी होटल, लॉजेस और रेस्टोरेंट्स हैं, हर जगह पूछताछ करो। इस बार सबूत के साथ ही उनका सामना करेंगे, देखते हैं कौन सी कहानी बचाती है उन्हें। खबर पक्की है, ये दोनों कामता नगर आए थे, इन दोनों को ही देखा गया है। तुमने इसे देखा था? हाँ सर, वो लड़की कमरे में इसी आदमी के साथ थी, बहुत रो रही थी साहब। फिर क्या हुआ? सर मैं बस कमरे में चाय देने के लिए गया था, उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। इसके अलावा कुछ देखा या सुना? सर एक बात और, तुमने अब तक हमसे जो भी कहा झूठ कहा। तुम 11 सितंबर की रात कमता नगर में सत्यम से मिली थी, और उसके वहां से जाने के बाद तुम पीछे पीछे उसके घर तक गई, उसका मर्डर किया, और फिर सब कुछ ऐसे स्टेज किया जिससे ये लगे कि वो वहां पार्टी कर रहा था, किसी औरत के साथ था। आप क्या कह रहे हैं सर? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ठीक है, तुम मत बताओ, हम इससे पूछ लेते हैं। हम सच जानते हैं पारुल, ये रहे तुम्हारे फोन लोकेशन डिटेल्स। तुमने हमसे झूठ कहा था कि तुम बैंक पीओ का एग्जाम देने के लिए दिल्ली गई थी, जबकि तुम यहां भोपाल में ही मौजूद थी। और तो और तुम 11 सितंबर की रात कमता नगर के चंद्रावती लॉज में सत्यम से मिली भी थी, और हम ये भी जानते हैं कि वहां तुम अपने इस दोस्त मनीष के साथ रुकी हुई थी। तुम्हारे ब्लेस्ड मैटरनिटी क्लिनिक के डिटेल्स भी हैं हमारे पास, जहां तुमने 2 दिन पहले ये अबॉर्शन करवाया था। क्या था ये पारुल? लव ट्रायंगल? सत्यम के साथ रिलेशन बनाने के बाद तुम्हें मनीष से प्यार हो गया,
और जब सत्यम ने विरोध किया तो तुमने सत्यम को रास्ते से हटा दिया। वो बच्चा सत्यम का था, इसीलिए अबॉर्ट करवाया। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था सर। मैं मनीष से प्यार करती हूँ और जीजू ये बात जानते थे, लेकिन मनीष मेरे कास्ट का नहीं है और पापा हमारे रिश्ते के लिए कभी नहीं मानते। और ऊपर से मैं प्रेग्नेंट हो गई सर, इसलिए मैंने जीजू को मिलने के लिए लॉज में बुलाया था। पारुल, तुम पापा को मनाओ या मैं उनसे बात करता हूँ। पापा नहीं मानेंगे जीजू, और भाग कर शादी करने जितने पैसे भी नहीं है हमारे पास, और ना ही मनीष के पास कोई जॉब है। जीजू आप तो समझ सकते हैं ना, आप ही की तरह इसकी फैमिली में भी कोई नहीं है। भैया मैं पारुल से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे हमेशा खुश रखूंगा। देखो मनीष, पारुल, मैं ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे पापा से बात कर सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन तुम दोनों की भागने में बिल्कुल मदद नहीं करूंगा मैं। अगर हम मनीष की सर्टिफिकेट्स पर उसका सरनेम चेंज कर दे और आप पापा को कन्विंस कर दे कि मनीष आपके ही गांव से है, आपका जानने वाला है, तो पापा मान जाएंगे। वो आपकी बात कभी नहीं टालेंगे जीजू। तुम पागल हो गई हो? तुम माँ पापा को धोखा देना चाहती हो? अगर तुम मनीष से प्यार करती हो तो हिम्मत करके पापा से बात करो, उन्हें मनाओ। वो नहीं मानेंगे, मैं जानती हूँ जीजू। वो जबरदस्ती मेरा अबॉर्शन करवा देंगे और किसी और के साथ शादी करवा देंगे। मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी जीजू। पारुल, ऐसा करने की गलती कभी मत करना। अगर मनीष से प्यार करती हो तो किसी और से शादी मत करो। पारुल, ऐसा करने से 3-3 जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। मैं जानता हूं कितना दुख होता है जब आपको पता चलता है कि आपका साथी किसी और से प्यार करता है। पारुल, अगर सच में तुम मनीष से प्यार करते हो तो अपने पापा से बात करो, कन्विंस करो उन्हें। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जीजू के जाने के बाद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था सर। मैं बहुत डर गई थी और घर वालों से लड़ने की हिम्मत भी नहीं थी, इसलिए मनीष के मना करने के बावजूद मैंने अबॉर्शन करवा लिया। सत्यम ने ये क्यों कहा कि जानता है जब आपका साथी किसी और से प्यार करे तो कितना दर्द होता है? माला और सत्यम के बीच में कोई था क्या? माला का किसी के साथ कोई अफेयर था? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। जीजू तो बस ऐसे ही। पारुल, सच सच बोलो, क्या बात है? एक बात मुझे शुरू से ही खटक रही है कि जब चोरी नहीं करनी थी। का दिमाग तो नहीं खराब हो गया है सर? कुछ नहीं मिला तो हाथ धो के मेरे ही पीछे पड़ गए। जाकर असली खूनी को क्यों नहीं पकड़ते हैं? वही कर रहा हूं। ये हैं तुम्हारे दूसरे नंबर के पिछले 2 साल के कॉल रिकॉर्ड्स, जिसके बारे में तुमने हमें बताया नहीं था, लेकिन हमने पता लगा लिया। इसे एक बार पढ़कर ही समझ में आ जाता है कि तुम किससे रात को 2-2 बजे तक बातें करती थी और तुम्हारा अफेयर किसके साथ चल रहा था। पारुल, सच सच बोलो, क्या बात थी? सर, दीदी ने कुछ नहीं किया है। दीदी कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। पारुल, हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम्हारी दीदी ने कुछ किया है, लेकिन पूरी बात बताओ। हो सकता है तुम्हारे जीजू की हत्या का राज उसी बात में छुपा हो। जीजू ने मुझे बताया था कि दीदी ने क्या किया। मैं अमन के बारे में जानती थी, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि दीदी शादी के बाद भी उससे मिलती थी। अमन सैनी? हम जानते हैं माला कि तुम्हारा और अमन का पिछले 2 साल से अफेयर चल रहा था, जिससे तुम अपने इस दूसरे नंबर 444219 से रेगुलर टच में थी। नहीं सर, ऐसा नहीं है सर जैसा आप सोच रहे हैं। अमन ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है माला, अब सच छुपाने का कोई फायदा नहीं है। बोलो माला। सर, मैं सत्यम से शादी करने के पहले से अमन से प्यार करती थी। बिना किसी तमाशे के चुपचाप तुम सत्यम से शादी कर लो। 6 महीने हंसी खुशी उसके साथ रहो, सब कुछ परफेक्ट लगना चाहिए, फिर उसे डिवोर्स दे देना। बहाना हम सोच लेंगे या बना लेंगे। सत्यम, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे साथ। अरे टाइम कहाँ है तुम्हारे पास मेरे लिए? ये अचानक क्या हो गया तुम्हें? बस बहुत हो चुका है, मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। तो तुमने प्लानिंग करके शादी की और टाइमिंग देखकर डिवोर्स मांगा।
क्योंकि डिवोर्स होने के बाद लड़की के ऊपर दाग लग जाता है और अमन बड़ी आसानी से तुम्हारा हाथ मांगकर तुम्हारे पापा की नजरों में हीरो बन सकता था, राइट? हाँ सर। पहले तो सत्यम को लगा कि उससे ही कोई गलती हुई है, पर फिर जब मैं डाइवोर्स पे अड़ी रही तो उसे मुझ पर शक हुआ और वो मुझ पर नज़र रखने लगा। सर, मैं ऑफिस से सरदर्द के बहाने अमन से मिलने जाती थी और एक दिन सत्यम ने हमें पकड़ लिया। सत्यम, मैं अमन से बहुत प्यार करती हूँ। कब से चल रहा तुम दोनों का ये सब? शादी के पहले से। तो इतने दिनों तक तुम दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे थे। माना तुमने शादी की मुझसे, अमन तूने दोस्ती की मुझसे, और मेरे पीठ पीछे तुम दोनों रलियां मना रहे थे। पर अब जब तुम्हें सब कुछ पता चली गया है सत्यम, तो फिर दे दो ना डाइवोर्स मुझे। डाइवोर्स दे दूं ताकि तुम्हारी ये प्लानिंग कामयाब हो जाए? माला, बेवकूफ बनाया तुमने मुझे, झूठी शादी रचाई है मेरे साथ। तुम दोनों ने मिलकर इस्तेमाल किया मुझे। सत्यम, मैंने भी बहुत कुछ खोया है तुम्हारे साथ इस रिश्ते में आकर, तुम्हारे साथ रातें बिताई हैं। तुम्हारा क्या नुकसान हुआ है इसमें? माला, चिल्लाओ मत सत्यम। मैं भी चिल्ला सकती हूँ, और तुम्हें क्या मिलेगा मेरे साथ रह के? आखिर क्यों परेशान कर रहे हो तुम इस तरह से मुझे? बहुत हो गया सत्यम, पेपर्स बनवाओ और डाइवोर्स दो मुझे। माला, मेरी ये बात कान खोल के सुन लो तुम। डाइवोर्स तो तुम्हें हर हाल में नहीं दूंगा मैं। मेरी जिंदगी बर्बाद करके तुम्हें खुश नहीं रहने दूंगा। और अगर दोबारा तुमने ये डाइवोर्स का नाटक किया ना मेरे सामने, तो सब कुछ जाके तुम्हारे पापा को बता दूंगा। फिर ये नाटक उनके सामने जाके करना। अगर वो पापा को सब सच बता देता तो पापा मुझे अपनी जायदाद से बेदखल कर देते, और अमन का काम भी बहुत अच्छा नहीं चल रहा था। सर, मैं डर गई थी, और ये सत्यम भी जिद पे अड़ा हुआ था कि मुझे डाइवोर्स नहीं देगा, लेकिन मुझे किसी भी कीमत पर उससे अलग होना था। मैं मां बनने वाली हूं सत्यम। बाप बनने वाला है ये जानकर अमन बहुत खुश है। हम दोनों का बच्चा इस दुनिया में आएगा, हमारे प्यार की निशानी। अब देखती हूँ कि तुम मुझे डाइवोर्स कैसे नहीं देते हो। हर रोज अमन का बच्चा मेरे पेट में पलेगा और तुम्हें यकीन दिलाएगा कि मैं तुम्हारी नहीं, अमन की हूँ। माला, तुम्हें जो करना है कर लो, डाइवोर्स तो तुम्हें मैं कभी नहीं दूंगा। सत्यम, वो तो मैं करूंगी। छुटकारा तो तुमसे लेकर रहूंगी, चाहे जो हो जाए। ये जो तुमने मुझे पल पल अपने साथ बांध कर रखा है ना, पछताओ पछताओ। अब उसने मेरे पास और कोई चारा नहीं छोड़ा था, तभी मैंने सोच लिया था कि सत्यम को अब जाना होगा। फिर तब से ही मैंने और अमन ने मिलना बंद कर दिया। फिर मैंने सत्यम और अपने घर वालों को ये दिखाया कि हम में बहुत प्यार है, और सत्यम को भी यही लग रहा था कि मैं शादी को एक और चांस देना चाहती हूँ। इसलिए हमारी पहली सालगिरह में मैंने उसे ये अंगूठी दी थी। अभी तक तो सब सही चल रहा है। पारुल, मैं माला से बहुत प्यार करता हूँ, पर मुझे नहीं पता मैं इस बच्चे को अपना भी पाऊंगा या नहीं। जीजू, दीदी इस रिश्ते को और एक मौका दे रही है, आप भी कोशिश करिए प्लीज। तो पिछले 4-5 महीने में तुमने सॉलिड एक्टिंग करके पूरे ड्रामे का स्टेज सजा दिया। हाँ, मेरा दूसरा फोन मेरे पास शादी के पहले से था, हम उसी के जरिए बात करते थे। फिर मैंने ऑफिस से छुट्टी ली और 4 दिन के लिए माँ पापा के घर आ गई। फिर 11 सितंबर की सुबह अपने दोस्त के पास जाने के बहाने मैं भोपाल आई। फिर अमन के साथ सत्यम के घर गई। याद रखना, ये जो हम कर रहे हैं ना, अपने लिए और अपने होने वाले बच्चे के लिए कर रहे हैं। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। उसने मुझे बहुत परेशान किया है, मुझे उसकी एक एक चीख सुननी है, समझे?
माला के जाने के बाद मैंने घर के अंदर रात होने का इंतजार किया। माला, लगता है वो आ गया। तुम्हें उसकी चीखें सुननी थी ना? तैयार है ना? इतनी इंटेलिजेंट और टैलेंटेड लड़की को बिल्कुल दबा कर रखा हुआ था नैना ने। तू ऐसे कर, तू इससे बात कर। हो गया। वो बचना नहीं चाहिए, नसें भी काट दे। अगर वो खुद मुझे डाइवोर्स दे देता तो हमें उसे मारने की जरूरत ही नहीं होती। सामने से मांग रही थी, लेकिन उस पर तो अहंकार का भूत सवार था। और तुम पर बदले का। सत्यम की मरते वक्त चीखें सुनना चाहती थी तुम। आखिर इतनी नफरत क्यों थी माला? उसने तुम पर कभी हाथ उठाया, तुम्हें कभी टॉर्चर किया? उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो तुम्हें प्यार करता था, तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता था। तुम अमन के साथ रहना चाहती थी माला, अब अपने बच्चे के साथ भी नहीं रह पाओगी। बहुत कुछ सोचा था तेरे लिए, तेरे बच्चे के लिए। तूने अपने बच्चे के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। बहुत बड़ी गलती कर दी तूने। गलती नहीं विद्या, इसने तो खेल रचा था हम सबकी जिंदगी के साथ, धोखा दिया हम सबको। किस लिए किया इतना सब कुछ? उस